नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। भवनों पर प्रभाव। अब मैंने पहले बताया था कि भाई हमने पढ़ा था शोर प्रदूषण के दुष्प्रभाव केवल जीव जंतुओं व वनस्पति पर ही नहीं पड़ते, अर्थात केवल सजीवों पर ही नहीं पड़ते, अपितु शोर प्रदूषण के दुष्प्रभाव तो निर्जीवों पर भी देखे जाते हैं। उनमें से ये पहला दुष्प्रभाव है भवनों पर दुष्प्रभाव। शोर प्रदूषण का भवनों पर क्या दुष्प्रभाव होता है? तेज ध्वनि तथा विस्फोटकों से उत्पन्न तरंगों का भवनों पर भी प्रभाव पड़ता है। तेज आवाजों के कंपन से भवनों में खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, छतें हिल जाती हैं तथा दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। जब कभी भी ये देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कारण बहुत तेज आवाज की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और उन ध्वनियों से जो कंपन उत्पन्न होते हैं उससे खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई क्षेत्रों के अंदर जब सुपरसोनिक विमान हैं वो काफ़ी नीची उड़ान भरते हैं तो जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं उनके शीशे टूट जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि तरंगों की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि वो उनको तोड़ देती है। कई बार छतें हिल जाती हैं और अत्यधिक भारी विस्फोट होने के कारण, बम विस्फोट होने के कारण जो उनसे तरंगे उत्पन्न होती हैं, शोर की ध्वनि की तरंगे, उनसे दीवारों में दरारें भी पड़ जाती हैं। खनन क्षेत्रों में होने वाले शक्तिशाली विस्फोटों के कारण निकटवर्ती बस्तियों में भवनों को अत्यधिक हानि होती है। अब ये देखा गया है खनन क्षेत्रों में लगातार उत्खनन करने के लिए वर्तमान समय में विस्फोटकों का प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा है। इस कारण खनन क्षेत्रों के आसपास के भवनों पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। परमाणु विस्फोटों के कारण उत्पन्न होने वाले कंपनों से भवनों तथा अन्य संरचना को क्षति पहुंचती है। अब जैसा कि आप जानते हैं परमाणु विस्फोट अपने आप में अत्यंत घातक, विनाशकारी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली विस्फोट होता है। जब इनसे ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनसे जो कंपन उत्पन्न होते हैं, उनसे भवनों व अन्य प्रकार की संरचनाओं को गहरी क्षति पहुंचती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नवेदा परमाणु परीक्षण स्थल से 160 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित लॉस वेगस नगर के ऊंचे भवनों में झटके महसूस किए जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यूएसए के जो नवेदा परमाणु परीक्षण स्थल है वहां से 160 किलोमीटर दूर स्थित जो वहां का एक महानगर है लॉस वेगस का शहर, वहां के ऊंचे भवनों के अंदर इसके झटके महसूस किए जाते हैं। भारत में 1998 के पोखरण परीक्षण के बाद निकटतम खेतोलाई गांव के कुछ भवनों में क्षति पहुंच गई थी। जब भारत में 1998 में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था तो पोखरण से कुछ दूरी पर जो खातोलाई गांव है वहां के कुछ भवनों के अंदर इस प्रकार की दरारें देखी गई थी कि वहां भवनों को इसके द्वारा उत्पन्न किए गए कंपनों से दरारें पड़ गई थी। जेट विमानों से उत्पन्न तेज ध्वनि तरंगों से लंदन के सेंट पॉल गिरजाघर तथा संसद भवन जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। देखा गया है कि जेट विमानों के कारण जो अत्यधिक उच्च तीव्रता की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं तो लंदन के जो सेंट पॉल गिरजाघर है तथा वहां का संसद भवन जो विश्व की अत्यधिक ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इमारतें हैं, उनको आज खतरा उत्पन्न हो गया है। भवनों के अलावा बांध, पुल आदि निर्माण कार्यों को भी उच्च ध्वनि तरंगों से हानि होने की आशंका बनी रहती है। केवल ऐसा ही नहीं है कि भवनों को आशंका बनी रहती, अपितु जो बांध हैं, पुल हैं आदि ऐसे निर्माण कार्य हैं जिनको भी इन उच्च ध्वनि की तरंगों से लगातार क्षति पहुंचने की आशंका बनी रहती है। अगला जो दुष्प्रभाव है वो है स्थल रूपों पर। अभी इसके पहले के जो दुष्प्रभाव हमने पढ़े थे वो सजीवों पर दुष्प्रभाव पड़े थे, अब एक भवनों पर दुष्प्रभाव और दूसरा है स्थल रूपों पर दुष्प्रभाव ध्वनि प्रदूषण का या शोर प्रदूषण का। विस्फोटकों तथा अन्य गतिविधियों के कारण उत्पन्न शोर से प्राकृतिक स्थल रूपों को भी हानि पहुंचती है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्थल रूप होते हैं। विस्फोटकों या अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधियां जिनसे शोर उत्पन्न होता है, उच्च
आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं वो इन स्थल रूपों को हानि पहुंचाती है और क्षति पहुंचाती है। इससे सर्वाधिक हानि पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। खनन के लिए किए जाने वाले विस्फोटों, युद्ध की गोलाबारी, बांध व सड़क निर्माण आदि गतिविधियों से उत्पन्न शोर से चट्टानें खिसक जाती हैं तथा भूस्खलन की घटनाएं हो जाती हैं। अब क्या होता है, कई बार विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अंदर जब विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है, युद्ध के समय गोलाबारी की जाती है, हथियारों का प्रयोग किया जाता है या युद्धाभ्यास किया जाता है ऐसे क्षेत्रों के अंदर, तो बांध, सड़क निर्माण आदि गतिविधियों से जो शोर उत्पन्न होते हैं उनसे चट्टानें खिसक जाती हैं। जैसे बांधों का निर्माण में, सड़कों के निर्माण में वर्तमान समय में ऐसी घटनाएं की जाती हैं जिनसे उच्च तीव्रता की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, तो भूमि वहां से खिसक जाती है और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आती हैं। हिम आच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों में विस्फोट से हिमधाव, एवलांच की घटनाएं बढ़ती हैं तथा पर्वतीय ढाल नग्न हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, जो हिम आच्छादित पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ बर्फ की लगातार गिरने से वहाँ बर्फ की चादर जम जाती है, ये भुरभुरी बर्फ होती है। तो इन क्षेत्रों में विस्फोट करने से क्या होता है कि ये बर्फ की चादर खिसक कर उच्च क्षेत्रों से नीचे के क्षेत्रों की ओर आती है। इस घटना को हिमधाव या एवलांच कहा जाता है। इसमें सैकड़ों टन बर्फ ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और एक तरह से बाढ़ आ जाती है, बर्फ की बाढ़ आ जाती है, जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु दब जाते हैं। कई बार उसके अंदर मानवीय हानि भी होती है, मानव भी दब जाते हैं, पेड़ पौधे दब जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं। खनन क्षेत्रों में होने वाले धमाकों से अनेक बार जमीन नीचे धंस जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, खनन क्षेत्रों में कई बार खानें भी धंस जाती हैं, वो इतनी खोखली हो जाती हैं। जब लगातार वहां पर इस प्रकार के धमाके किए जाते हैं तो इनसे उत्पन्न होने वाले कंपनों के कारण वो क्षेत्र नीचे धंस जाता है और स्थल रूपों को हानि पहुंचाता है। भूमिगत परमाणु परीक्षणों से भूमि का अस्थायी रूप से वैसा ही विस्थापित होता है जैसा कि भूकंप से। कई बार भूमिगत परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, तो भूमिगत परमाणु परीक्षणों के कारण अत्यधिक तीव्रता वाली तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे कि वहां पर भूमि का ऐसे ही विस्थापन होता है जैसे कि मान लिया जाए कि वहां पर भूकंप आ गया हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुपर मैग्नम युद्धक विमानों से उत्पन्न शक्तिशाली ध्वनि तरंगों से ग्रैंड कैनियन की प्राचीन गुफाओं में दरारें पड़ गई। अभी देखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूएसए जिसे हम कहते हैं, वहां पर सुपर मैग्नम जो उसके युद्धक विमान है, जो कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक विमान है, अर्थात वो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ते हैं, तो उनसे जो अत्यधिक उच्च तीव्रता की तरंगें उत्पन्न होती है, उन तरंगों के कारण वहां पर जो कैनियन है, एक बहुत बड़ी नदी घाटी है जिसे हम कैनियन की स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। इसे कोलोराडो नदी के अपरदन की एक स्थलाकृति माना जाता है और इस स्थलाकृति की जो प्राचीन गुफाएं हैं वहां पे इन ध्वनि तरंगों के कारण दरारें देखी गई हैं। शोर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, शोर प्रदूषण कहें या ध्वनि प्रदूषण कहें। अभी तक हमने इस अध्याय में यह पढ़ा कि शोर प्रदूषण कहते किसे हैं, किन किन कारणों से शोर प्रदूषण उत्पन्न होता है, अर्थात शोर प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, शोर प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव हैं, इसके बारे में हमने जाना। शोर प्रदूषण से न केवल सजीवों को नुकसान होता है अपितु निर्जीव वस्तुओं को भी इसके दुष्प्रभाव भुगतने पड़ते हैं। अब किन उपायों को अपनाकर शोर प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, इसे हम शोर प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मानव की वैज्ञानिक प्रकृति के साथ शोर की तीव्रता बढ़ती जा रही है। अब ये देखा गया है कि जैसे जैसे मानव वैज्ञानिक युग में आगे बढ़ रहा है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रगति हो रही है, उसके साथ ही ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं जिनसे लगातार शोर प्रदूषण की तीव्रता बढ़ती जा रही है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। मानव द्वारा सुविधा के लिए विकसित अनेक उपकरण शोर प्रदूषण के कारण बन गए हैं। अब हमने ये देखा था, शोर प्रदूषण के कारणों के अंदर जो प्राकृतिक कारण हैं वो सीमित अवस्था में है, सीमित क्षेत्र में है और उनका प्रभाव भी सीमित ही होता है। पर वर्तमान समय में यदि शोर प्रदूषण के लिए किसी को सबसे ज्यादा उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो वह मानवीकृत गतिविधियां हैं,
मानव द्वारा संचालित होने वाले कार्य हैं। आज मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी विलासिता के लिए, अपने विकास के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का और यंत्रों का विकास किया है। ये उपकरण और यंत्र, चाहे वो परिवहन के साधन हो, कल कारखानों में चलने वाली मशीनें हो या अन्य प्रकार के यंत्र जो विभिन्न ध्वनियों की, विभिन्न आवृत्ति की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं और शोर प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो एक तरह से मानवीय गतिविधियां वर्तमान समय में शोर प्रदूषण का प्रमुख कारण है। सजीवों तथा निर्जीव वस्तुओं पर शोर प्रदूषण के व्यापक दुष्प्रभावों को देखते हुए इस पर नियंत्रण के प्रयास आवश्यक हैं। वर्तमान समय में यह देखा गया है कि शोर प्रदूषण केवल और केवल सजीवों के लिए ही हानिकारक नहीं है, अपितु निर्जीव वस्तुओं पर, चाहे वो भवनों पर हो, पुलों पर हो, बांधों पर हो या अन्य दूसरे जो निर्जीव कारक हैं या अजैविक कारक हैं, उनके ऊपर भी शोर प्रदूषण के लगातार दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। उनके व्यापक प्रभाव के कारण ये देखा गया है कि आज इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। तो वो कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम शोर प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं? ध्वनि में डेसिबल के स्तर पर आंशिक वृद्धि का अर्थ होता है कि ध्वनि के दबाव में कई गुना वृद्धि हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई होती है डेसिबल। यदि डेसिबल के स्तर में आंशिक वृद्धि भी होती है तो इसका यह तात्पर्य होता है कि ध्वनि के दबाव में कई गुना वृद्धि हो गई है। उदाहरणार्थ 180 डेसिबल ध्वनि का दबाव 80 डेसिबल के 120 डेसिबल पर ध्वनि का दबाव 80 डेसिबल के ध्वनि दबाव से 100 गुना अधिक होता है। अब आप ये देखिए 80 डेसिबल और 120 डेसिबल में केवल 40 डेसिबल का अंतर है, पर 80 डेसिबल की ध्वनि की तुलना में 120 डेसिबल की ध्वनि की तुलना यदि की जाए तो वो 100 गुना अधिक शक्तिशाली ध्वनि होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं 80 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि से 120 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि लगभग 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तो ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है मानवीय स्वास्थ्य पर, अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर और निर्जीव संसाधनों पर। अतः ध्वनि की डेसिबल इकाई में होने वाली थोड़ी वृद्धि भी चिंताजनक होती है। शोर प्रदूषण को रोकने अथवा कम करने के प्रमुख उपाय हैं। अब ये देखा गया है कि डेसिबल में थोड़ी सी भी वृद्धि बहुत बड़ी चिंता का विषय होती है, क्योंकि डेसिबल में आंशिक वृद्धि भी ध्वनि के दबाव में कई गुना वृद्धि कर देती है। इसलिए शोर प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय हैं। नंबर 1 है शोर उत्पन्न करने वाले कल कारखानों की स्थापना बस्तियों, अभ्यारण्यों से पर्याप्त दूरी पर की जानी चाहिए तथा इन्हें फेरो कंक्रीट की दीवारों से घेरा जाना चाहिए। अब क्या हुआ कि भाई जो शोर उत्पन्न करने वाले साधन हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं, इनको खास तौर से जहां जनसंख्या निवास करती है, मानवीकृत जनसंख्या निवास करती है, उन बस्तियों से दूर लगाया जाए। कई सेंचुरी होती है, अभ्यारण्य होते हैं जहां पे विभिन्न वन्य जीव जंतु संरक्षित अवस्था में रहते हैं, उनसे इसको दूर लगाया जाए ताकि इस शोर प्रदूषण का, इनसे उत्पन्न होने वाली अति तीव्रता वाली ध्वनियों का इन पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े। और जब इन उद्योगों की स्थापना की जाए तो इनको चारों ओर मोटी कंक्रीट की दीवारों से घेर के बनाया जाए ताकि यहाँ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके और वो उस क्षेत्र में सीमित रहें, अर्थात शोर प्रदूषण का क्षेत्र सीमित किया जाना चाहिए। उद्योगों में अधिक पुरानी हो चुकी मशीनों को बदला जाना चाहिए। अब होता यह है कि जब भी कोई मशीन बनाई जाती है, कोई यंत्र बनाया जाता है, तो उसकी कार्य करने की एक निश्चित सीमा होती है। उसके पश्चात उसकी कार्य की दक्षता में कमी आने लगती है, वो ज़्यादा खड़खड़ करने लगता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, उसमें घर्षण बढ़ जाता है। पर फिर भी ये देखा गया है कि कई उद्योगों के मालिक उन पुरानी मशीनों से अभी भी उत्पादन कर रहे हैं अपने खर्चे को बचाने के लिए, अपना मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए। तो सरकार को ये देखा जाना चाहिए कि जो मशीन की सीमा जितने समय की है उसके पश्चात उसे समय पर बदला जाना चाहिए। साथ ही साथ
जो पुरानी मशीनें हैं उनका रखरखाव भी अच्छा किया जाना चाहिए ताकि वो अपने लंबे समय तक चलती रहे। मशीनों का रखरखाव किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। नवीन मशीनों को ध्वनि अवशोषकों से ढककर शोर प्रदूषण कम किया जा सकता है। जो नई मशीनें लगाई जाती हैं उनके अंदर ऐसे मटेरियल का प्रयोग किया जाए, ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाए जो ध्वनि अवशोषकों अर्थात ध्वनि को बाहर ना जाने दे, जिसे हम कहते हैं साउंड प्रूफ। जो साउंड प्रूफ कमरे होते हैं, दीवारें होती हैं, उसके चारों ओर उन मशीनों को इस प्रकार से ढककर रखा जाए कि उससे शोर की तीव्रता कम हो। इस विधि का प्रयोग विकसित देशों में किया जा रहा है। अधिकांश विकसित देशों में शोर प्रदूषण कम करने के लिए इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको शोर प्रदूषण का भवनों एवं स्थल रूपों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन करना है। ये प्रश्न एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप अधिकतम 200 शब्दों में दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।